देखिए, बुरी तरीके से मात खाने का तो उत्तर ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो डायरेक्शन ही चेंज है ना, वो है। तो वो हम वोट चोरी से परेशान तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है जैसा वहां का एग्जाम सकते थे? हम 23 में हम अपनी सरकार बना सकते थे, हमारी वोट चोरी हुई है। आपकी विधायक कितने वोट से हारी थी बताइए सागर की? चुंबन शब्द का यदि वास्तविक अर्थ जानने की आप कोशिश करें तो उसका अर्थ ये होता है कि बिना मुंह से हम कुछ कहे अपने भाव, स्नेह और प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। एक माँ अपने बेटे के प्रति करती है, एक भाई अपने बहन के प्रति करता है, एक पिता अपना बेटी और बेटे के प्रति कर सकता है, और ये सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई अभद्रता नहीं है, अश्लीलता नहीं है। ये आपकी फंड रेजिंग सेरेमनी थी, ठीक है। अब जब आपने फंड रेज कर लिया, अब आपको लग रहा है कि चुनाव का समय आ रहा है, जनता को हम राहत देना चाहते हैं, तो फिर एक झुनझुना थमा दिया। लेकिन आज भी आपका स्लैब अस्पष्ट है और पहले भी आपका स्लैब अस्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, आपको भी पता है, मोदी जी और अमित शाह जी। निर्मला सप्रे यदि कांग्रेस के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में जानती है तो वो उनका लालच है, वो उनके अंदर पैसा कमाने की हवस है, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंजू बघेल जी हैं, जो जबलपुर से आज सागर आई हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता की है। जो आज आपने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जो ना प्रेस वार्ता की, क्या मुद्दा रहा और किस बारे में आप, किस विषय को लेकर आप इतनी नाराज हैं? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित हुई है वो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के द्वारा निर्देशित प्रेस वार्ता थी। और आप लोगों ने कल ही वो बयान पढ़ा होगा, देखा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सभा में हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर जो टिप्पणी की है वो उनकी बेहद अपमानजनक शब्दावली का उपयोग करते हुए किया है। और उन्होंने अपने आप से अपनी कुंठा, निराशा और हताशा को उसमें जाहिर किया है। आखिर ऐसी क्या घटना हो गई कि उन्हें ये शब्दों का उपयोग करना पड़ा? ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है। जब आपके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो आपने कहीं की बात कहीं मोड़ दी। वो एक वायनाड की तस्वीर है, जब प्रियंका जी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गई थी, उससे पूर्व वहाँ के लोकसभा सांसद आदरणीय राहुल जी थे। एक भाई का अपनी बहन के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति थी। चुंबन शब्द का यदि वास्तविक अर्थ जानने की आप कोशिश करें तो उसका अर्थ ये होता है कि बिना मुंह से हम कुछ कहे अपने भाव, स्नेह और प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। एक माँ अपने बेटे के प्रति करती है, एक भाई अपने बहन के प्रति करता है, एक पिता अपना बेटी और बेटे के प्रति कर सकता है, और ये सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई अभद्रता नहीं है, अश्लीलता नहीं है। लेकिन यदि कोई चीज इसमें गलत है तो वो गलत है निगाहें कैलाश विजयवर्गीय जी की। उनकी सोच गलत है, उनका विचार गलत है, उनकी निगाहें गलत हैं, जिन्होंने इतने पवित्र संबंध के ऊपर और नवरात्र के इस मातृशक्ति के उपासना के पर्व के दौरान इस तरीके की बात कही है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और हमने इस परिवार को विरासत में केवल शहादत के तौर पे देखा है, और इस परिवार ने आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हम महिलाएं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारा जो भविष्य है प्रियंका गांधी, उनके लिए हमारे प्रदेश के मंत्री इतने गंदे अल्फाजों का उपयोग करें। ये जो वीडियो वायरल, जिस वीडियो के बारे में कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला है, आई थिंक ये बहुत पहले की वीडियो है। इस पर भी पहले भारतीय जनता पार्टी अपना स्टेटमेंट भी दे चुकी है, इस पर कमेंट भी कर चुकी है, लेकिन उस पर दोबारा कमेंट करना, आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की छवि को डाइवर्ट करने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की छवि को खराब करने की बात है। इसको खराब करने के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता की बात जोड़ दी। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी कमजोर कहाँ से हो गई कि हर कोई जरा सा कुछ होता है और सभ्यता और संस्कृति पर सवाल उठने लगते हैं। यदि मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं
तो वो शहर का विकास करें ना, नगरीय विकास मंत्री है, नगर का विकास करें ना। उनने क्या महिलाओं के विकास का ठेका ले रखा है? और महिला इतनी कमजोर कहाँ से हो गई कि हर बात के लिए उसे सामने कोई समझाएगा जब वो बात समझेगी? प्रियंका जी वायनाड से चुनाव जीती हैं, उत्तर प्रदेश में काम किया है, हर राजनीतिक पार्टी की धरोहर है के रूप में वो काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की धरोहर के रूप में वो आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इस आधार की नींव को मजबूत करने का काम किया है और उनको वो सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं। उन्होंने तो पीछे जो टिप्पणियां की हैं उसमें महिलाओं के वस्त्रों के बारे में भी कहा है। यदि आपको इतनी आपत्ति है तो आप वो स्टोर्स बंद करवा दीजिए, वो मार्केट की वो शॉप्स बंद करवा दीजिए जहां पर बच्चों के ऐसे छोटे कपड़े मिलते हैं। आप क्यों काम नहीं करवा सकते? करवा दीजिए। आप इंदौर का विकास कीजिए, आप मध्य प्रदेश का विकास की बात करिए। आपको हमारे शीर्ष नेतृत्व के विकास की चिंता क्यों है? उन्हें नहीं करना चाहिए इस बात की चिंता। अभी भारतीय जनता पार्टी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है जो भारत सरकार ने अभी आदेश दिया, 5 स्लैब को कन्वर्ट करके 2 में कर दिया, 5 और 18% में। जब पहले जीएसटी लागू किया गया था, 5 स्लैब थी, तब भी बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास मनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अब जो 5 स्लैब को 1-2 में कन्वर्ट किया हुआ है, तब भी भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है कि इससे अब आम आदमी को फायदा होगा। और पहले भी आम आदमी को फायदा होने का दावा इसमें किया गया था। उस विषय को लेकर क्या बोलेंगे कि अभी 22 सितंबर को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इफेक्ट पड़ा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि किसी बात को प्रचार बहुत जोर शोर से करना, ठीक है? आपको भी पता है वो एक झूठ करोड़ों बार बोल के साबित कर देती है कि ये सच है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले जीएसटी लागू किया, जब पूरा दिन क्यों नहीं किया? इतनी जल्दबाजी में आपको जीएसटी लागू करने की क्या आवश्यकता थी? आपकी वित्त मंत्री कई बार जीएसटी काउंसिल की बैठक कर चुकी हैं। हर जीएसटी काउंसिल पे आपको ये निर्णय लेना था कि समाज में, जनता में किस चीज की आवश्यकता है, क्या चीज हमारी महंगाई को बढ़ा रही है और क्या चीज हमारी नागरिक की पहुंच से दूर हो रही है। पहले आपको इस संबंध में तो निर्णय लेना था और उसके बाद आपको दरों को तय करना था। आपने आनन फानन में जीएसटी लागू करने के लिए हर चीज की दर बढ़ा दी। आपका स्लैब 5 भागों में विभक्त कर दिया। कहीं 13% जीएसटी है, कहीं 5% जीएसटी है, कहीं 3% जीएसटी है, कहीं 18% जीएसटी है। आखिर इतनी असमानता की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि आपको अपने लिए फंड इकट्ठा करना था। ये आपकी फंड रेजिंग सेरेमनी थी, ठीक है? अब जब आपने फंड रेज कर लिया, अब आपको लग रहा है कि चुनाव का समय आ रहा है, जनता को हम राहत देना चाहते हैं, तो फिर एक झुनझुना थमा दिया। लेकिन आज भी आपका स्लैब अस्पष्ट है और पहले भी आपका स्लैब अस्पष्ट है। अब जो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा लगा रही है, लगातार देश के हर प्रदेश, हर शहर में प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन निकाल रही है, तो आपको लगता है कि जो वोट चोर का जो मुद्दा बनाया है, राहुल गांधी जी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो ये जमीनी लेवल पर लोगों को कुछ मतलब कोई इफेक्ट करेगा? आपको लगता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा आम लोगों को प्रभावित कर रहा है? देखिए, हम विपक्ष में बैठे लोग हैं। राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ उन्होंने यदि आवाज उठाई है तो ये आवाज आज नहीं लेकिन कल जरूर जनता के बीच में जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टेक्निकल इश्यूज सामने आ चुके हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की कितनी बातें उन्होंने स्पष्टता के सामने, जनता के सामने ला दिया है। बिहार चुनाव में वो लगातार प्रयासरत हैं कि हम जितना भी इस बात को वहां पर लाएंगे, चुनाव में हमको सफलता हासिल होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट चोरी हुई है। ये तो वो पार्टी है जो बनी बनाई सरकार की चोरी कर लेती है, तो फिर मतदाताओं से उनके वोट चोरी करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वोट चोरी की घटना आम बात है। मैं वोटर्स को डिलीट कर देना, एक कमरे में 100, एक ही एड्रेस पे 100 वोटर्स का मिलना, इससे बड़ी वोट चोरी और क्या होगी? किस घर में आज की तारीख में 100 वोटर हैं? आप ही बताइए कि आपको कहीं नजर आता है कि एक घर में 100 वोटर निकल आएंगे आज की तारीख में? संभव ही नहीं। एक पते पे एक कमरे में कैसे संभव हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कमिश्नर की नियुक्ति होती है, तो पहले ये बताया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्शन, उसके अलावा है ना
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का ही नियुक्ति करेंगे, लेकिन जो बीच का जो दायरा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसको हटाकर फिर सरकार के किसी भी नुमाइंदे को बीच में रखा गया। उस ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी राहुल गांधी ने कई मुद्दे बनाए हैं और जगह जगह पर अपने भाषण दिए हैं। उस विषय को क्या कहेंगे जो उनकी नियुक्तियों को लेकर है इलेक्शन कमीशन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, आपको भी पता है, मोदी जी और अमित शाह जी। जो उन्हें सुविधाजनक लगता है, जो उनके लिए आसान होता है, जिससे उनके व्यक्ति को फायदा पहुंचे और जिससे उन्हें सत्ता में बना रहने का सुख मिलता रहे, वो उस आधार पर काम करते हैं। वो नियमों को ताक पे रखे काम करना उनके लिए बहुत आसान बात है। वो चाहे उसको रातों रात मजबूर कर दें कि वो स्वास्थ्य का हवाला देके अपना इस्तीफा देके चला जाए, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद हो, और मुझे लगता है कि वो कानून व्यवस्था को भी खरीदने की कोशिश करते हैं। एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ, 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 7 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीना विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अनऑफिशियल ज्वाइन हो गई मुख्यमंत्री की सभा में, और अभी भी ना वो कांग्रेस से इस्तीफा दिया है ना ऑफिशियल ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाजपा के मंच को लगातार साझा कर रही है। हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर की, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? वो अपने ही विधायक को क्यों नहीं संभाल पा रही? कांग्रेस के अंदर कुछ गलत नहीं है, ना कांग्रेस के विधायकों को संभालने की आवश्यकता है। निर्मला सप्रे यदि कांग्रेस के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में जानती है, तो वो उनका लालच है, वो उनके अंदर पैसा कमाने की हवस है, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया, और कांग्रेस पार्टी लगातार कोर्ट में इस बात को लेके गई है। एक्चुअली तो ये विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निर्णय हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, और कोर्ट केस चल रहा है। और कोर्ट में जिस तरीके से तारीखें आती हैं, केस की तारीखें बढ़ जाती हैं, वो मामला अभी बढ़ रहा है। और निर्मला सप्रे किस लालच में वहां गई हैं, तो वो तो वही स्पष्ट करेंगी, लेकिन कांग्रेसी ये बात जानते हैं कि वो एक मोटी रकम के लालच में उन्होंने ये निर्णय लिया है। जब से मध्य प्रदेश की लीडरशिप बदली है, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में सब जिलों की भी लीडरशिप बदल गई। एक तरफ सागर की ही बात करें तो शहर अध्यक्ष है ना महेश जाटव जी हैं, और ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा जी भी हैं। अब आपको लगता है कि नई लीडरशिप में बुंदेलखंड के सागर जिले की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? जो ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंट नहीं दिख रहे थे, जो गुटबाजियां चल रही थी कांग्रेस में, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा, परिवर्तन आएगा या नहीं? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो ये सारा अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, ये राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया निर्णय था। सृजन संगठन अभियान के तहत हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ये बदलाव किया है, और परिवर्तन जो है वो विकास की पहली सीढ़ी होती है। यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो विकास इतनी आसानी से नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति पूरे समय एक पद पे यदि रहेगा तो वो कुछ दायरों तक सीमित हो जाता है, इसलिए समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है, कांग्रेस का इंटरनल जो हमारा संविधान है उसमें ये बात स्पष्ट है कि हमें अध्यक्ष को कितने समय तक के लिए रखना है। ये बात दूसरी थी कि कुछ अध्यक्ष लंबे समय तक रह गए, कुछ अध्यक्षों ने कम समय में अपना कार्यकाल पूरा किया। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को ये मौका मिलना चाहिए कि वो किसी न किसी पद पर अपनी उपयोगिता पार्टी के लिए साबित करे। इसके तहत हम लोगों ने ये बदलाव का अभियान चलाया था। अब आप सागर जिले की बात कर रहे हैं, तो सागर जिले में जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी एक युवा की आवाज है, और हर कोई चाहता है कि युवा नेतृत्व जो है वो आगे आए, और आगे आने के बाद ही हम आगे की अपनी कार्यकारिणी को नए सिरे से बनाएंगे, तभी हम एक नया माहौल पैदा कर सकते हैं। और आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये बहुत आवश्यक है कि हर दिन हमको नई बात को ग्रहण करना है, नए तरीके से अपने रास्ते बनाने हैं, क्योंकि सफलता की सीढ़ियां इतनी आसान नहीं होती हैं। उन्हें चढ़ने में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल्स को हमें पार करना है, और उसको पार करने के लिए हमारे पास एक सशक्त टीम का होना बहुत आवश्यक है।
2025 लगभग खत्म हो चुका है। 2026 के बाद 27, 28 और 29 तीनों साल चुनाव हैं। 27 में नगर निकाय चुनाव, 28 में विधानसभा चुनाव और फिर 29 में लोकसभा चुनाव। तो अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, खासकर पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाई है कांग्रेस। लेकिन अब नई लीडरशिप में कांग्रेस कितने प्रभावशाली तरीके से निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव निकालेगी? देखिए, बुरी तरीके से मात खाने का तो उत्तर ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो डायरेक्शन ही चेंज है ना, वो है। तो वो हम वोट चोरी से परेशान। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है जैसा वहाँ का आ सकते थे हम 23 में, हम अपनी सरकार बना सकते थे। हमारी वोट चोरी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है। यदि निकलेगी, सारे टेक्निकली सारे इश्यूज निकाले जाएंगे तो वोट चोरी नजर आएगी। आपकी विधायक कितने वोट से हारी थी बताइए? सागर की कितने वोट से हारी थी? लगभग 15-20 हजार के करीब। उससे पहले वो महापौर भी लड़ी थी। उतने ही वोट चोरी यहाँ पे कहीं ना कहीं हुई है। ये खेल हुआ है, खेल मतलब खेला हुआ है पूरा। लेकिन वो तो एक अंदाजा है ना। हाँ ठीक है, किसी दिन वो भी साबित हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये कह रही हूँ कि आपका प्रश्न ये था कि 27, 28 और 29 के चुनाव में हमारी क्या तैयारी है। तो हमारी तैयारी लगातार चल रही है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों का बनाना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का बनना, BLAs का बनना, मतदाता सूचियों में सुधार करवाना, पुनरीक्षण कार्यक्रम करवाना, अध्यक्षों की ट्रेनिंग होना, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं और ये होगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन होते ही आपको इसका प्रभाव नजर आने लगेगा। एक आखिरी सवाल हो। नहीं पूछो, जितने प्रश्न 29 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें, 27 और 28 के निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम आपको दिख रहा है अभी कांग्रेस? कांग्रेस पुरजोर मेहनत के साथ, साहस के साथ संघर्ष में उतरेगी, संघर्ष करेगी और अपनी बाजी को पूरे हद तक जीतने की कोशिश करेगी। अब इस चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? जिस प्रकार से अब स्ट्रेटेजी बन रही है, राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी हावी है, कांग्रेस भी लगातार संघर्ष कर रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से परिदृश्य दिख रहा है? देखिए, ये तो मुझे, मेरा सौभाग्य है कि आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका मिला कि मैं सागर की जनता से अपील कर सकूं। मैं बार बार सागर की जनता और जनमानस के बीच में एक बात बैठालना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी थी। हालिया कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सागर में ऐसी कोई प्रगति आपको नहीं दिखाई, कोई उन्नति आपको नहीं दिखाई। आप अपने जनमानस में बदलाव करिए, कांग्रेस की आवाज़ बनिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सागर के बीड़ी वर्कर्स के लिए, सागर की शिक्षा केंद्रों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ की जनता एक मजबूत आर्थिक ढांचे और सामाजिक ढांचे के साथ ऊपर आ सके, तो कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।